तो हम लोग आज लेक्चर 14 पे बात करेंगे, ठीक है। और लेक्चर 14 में आपको पढ़ना है बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारा न्यूमेरिकल से पूछा जाता है ना, बहुत सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इसी सेक्शन से आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिजिक्स चाहिए, यहाँ पे है ना, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन यूज करना है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है कोई सर्कुलर ट्रैक पे, थोड़ा सा आपको सर्कुलर मोशन का वहाँ पे इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो चलिए, उतना आपको बेसिकली 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। आपको सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स का नॉलेज थोड़ा सा तो होगा ही, ठीक है। या नहीं है तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो जैसे आप लोगों ने देखा था कि रदरफोर्ड साहब ने बोला कि जो मेरा न्यूक्लियस है ना, रदरफोर्ड साहब ने बोला कि जो मेरा न्यूक्लियस है, उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया था, जो मेरा न्यूक्लियस है ना, ये जेडी न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है ऐसे, है ना, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। लेकिन ये जो है उन्होंने एक गलती कर दी थी, और वो क्या गलती की थी, उन्होंने बोला था कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है वो न्यूक्लियस से क्या रहेगा, अटैच्ड रहेगा। क्या रहेगा, वो सर्कुलर ट्रैक न्यूक्लियस से क्या रहता है, अटैच्ड रहता है, अटैच्ड रहता है। तो ये गलत बात हो गई थी वहां पे, हम लोगों ने देखा था कि उनका ड्रॉबैक बन गया था, है ना। ये था रदरफोर्ड मॉडल, क्या था ये, रदरफोर्ड मॉडल, और वहां पे इनका ड्रॉबैक बन गया था ये ठीक है। अब बात ये होती है कि जब रदरफोर्ड ने गलती कर दी, ठीक है ना, तो इसको सुधारने वाला भी तो कोई होना चाहिए, है ना। तब आए बोर साहब, है ना, बोर के बाद भी सुधारा गया, लेकिन अभी लेटेस्ट आपको सबसे ज्यादा तो बोर्स ही पढ़ना है ना। तो अब आता है बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम के बाद क्या आता है, बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, ठीक है। बोर्स मॉडल ऑफ द एटम में खासियत क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे हम लोग, है ना। तो बोर्स मॉडल ऑफ द एटम में ना बोर साहब ने बोला कि पहला पॉइंट, एकदम एकदम पहला पॉइंट है ना, कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑन अ सर्कुलर पाथ, है ना, सर्कुलर पाथ पे घूमता है ना। अब उन्होंने बोला कि सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो कैसे, ये भी तो सर्कुलर पाथ पे ही घूम रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये सर्कुलर पाथ पे घूमता है, लेकिन ये अलग अलग एनर्जी लेवल के साथ घूमता है ना, सबका अपना अपना एनर्जी लेवल है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, है ना, और इस ऑर्बिट में ऐसे करके बहुत सारा, है ना। ऐसे बोला उन्होंने कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका, ये न्यूक्लियस है ना। ये पहला ऑर्बिट एन, एन से नोट करते हैं ऑर्बिट को, नंबर ऑफ ऑर्बिट को एन से नोट करते हैं। ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये चौथा ऑर्बिट, ऐसे कर करके ये इन्फिनाइट, है ना। आपने पढ़ा भी था, पहले ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। दूसरे ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। तीसरे ऑर्बिट को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, ऐसे करके आपने पढ़ा भी था। इन्होंने उस टाइम एक नाम दे दिया, पहले ऑर्बिट को वो के बोले, दूसरे ऑर्बिट को एल, तीसरे को एम और चौथे को एन, आपने ये भी देखा है ना। ये सब जो था, ये सब उन्होंने बोला कि ये सब जितना भी आप देख रहे हो, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स देख रहे हो, ये कुछ नहीं है, इसको उन्होंने बोला ऑर्बिट बोलो इसको, है ना। तुम ऑर्बिट नहीं बोल के सेल बोल सकते हो, सेल, है ना। बहुत लोग सेल नहीं बोल के एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल, है ना। बहुत लोग इसको एनर्जी लेवल ना बोल के स्टेशनरी स्टेट बोल सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट, है ना, स्टेशनरी स्टेट भी बहुत लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा नाम है, ऑर्बिट बोलो, सेल बोलो, एनर्जी लेवल बोलो, स्टेशनरी स्टेट बोलो, है ना। और इन सब का डिस्क्रीट एनर्जी है। डिस्क्रीट एनर्जी मतलब समझते हो, पहला का एनर्जी दूसरे से अलग, दूसरा का एनर्जी तीसरे से अलग, तीसरा का एनर्जी चौथे से अलग, मतलब सबके पास अपना अपना कुछ ना कुछ एनर्जी है, ठीक है। अब जब बोर साहब ने ये बात बोली, ठीक है ना, बोर साहब ने बोला कि ऐसा है भाई, और इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो दिक्कत क्या हुआ, अब दिक्कत नहीं है। उस टाइम क्या होता था, रदरफोर्ड का क्या दिक्कत था कि जब कोई सर्कुलर ट्रैक, फुल्ली सर्कुलर तो नहीं था उनका, है ना, वो तो जुड़ा हुआ था न्यूक्लियस से। तो मैक्सवेल साहब ने बोला कि अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो फिर से जाके न्यूक्लियस को हिट कर देगा, और वो क्या कर जाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा, है ना।
तो बेसिकली वो बात था वहां पे। और न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, दुनिया में बायोस्फीयर में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो दिक्कत वहां पे हुई थी, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं होगी। कैसे? दूसरा पॉइंट देखिए, हम आपको बताते हैं। जब आप बोले कि सर बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो बोलेंगे सर एक सर्कुलर ऑर्बिट में जब घूम रहा है तो क्या होगा? ये सर्कुलर ऑर्बिट मान के चलिए, सर्कुलर ऑर्बिट, और यहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v, है ना, है ना, और ये कुछ डिस्टेंस पे होगा, रेडियस r जिसको मान लेते हैं, कुछ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी होगा, घूम रहा है ना। तो अब ध्यान से देखो, ऑन सर्कुलर ट्रैक, अगर तुम सर्कुलर ट्रैक को ध्यान से देखोगे, है ना, अगर सर्कुलर ट्रैक को देखोगे ध्यान से तो क्या होगा? जब ये जा रहा है तो ये 90 डिग्री बनेगा, टेंजेंट होता है ना, ठीक है ना, 90 डिग्री बनेगा, है ना। अब मेरे को बताओ, यहां पे इस पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स, और ये जा रहा है उधर की तरफ, है ना, कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो s, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो वर्क डन क्या होता है? F और डॉट s, पढ़े थे 9th क्लास, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो Fs, और ये क्या आ जाएगा? cos थीटा आ जाएगा। तो बताओ Fs cos थीटा, cos 90 डिग्री, क्या हो जाएगा? वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा, देयर विल बी नो एनी एनर्जी रेडिएशन, कोई एनर्जी रेडिएशन नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब वर्क डन 0 हो गया, मतलब देयर विल बी नो एनी एनर्जी रेडिएशन, कोई एनर्जी रेडिएशन नहीं होगा। और कोई एनर्जी रेडिएशन अगर नहीं होगा तो क्या दिक्कत है? जब एनर्जी रेडिएशन नहीं होगा तो क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तब आसानी से ये उनका जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना। क्योंकि जब कोई एनर्जी रेडिएशन ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा? स्टेबिलिटी आराम से आ जाएगी, है ना, और इलेक्ट्रॉन आराम से सर्कुलर ट्रैक पे क्या करते रहेगा? घूमते रहेगा, ठीक है। तो ये इनका प्रपोजल था। बोर साहब ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है ना, सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, उसके बाद उन्होंने एक और चीज बोला, एक लॉ दिया, छोटा सा एक पोस्टुलेट दिया। बोर्स का बहुत सारा पोस्टुलेट था, पहला पोस्टुलेट ही था ये, इसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल। तो पहला पोस्टुलेट था कि जो है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है ना। दूसरा, वर्क डन 0 है तो कोई एनर्जी रेडिएशन नहीं है। और तीसरा जो पोस्टुलेट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे बड़ा डिस्कस करना होता है इसको, है ना। तीसरा जो पोस्टुलेट था वो बोले कि जब एक कोई न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है भाई, है ना, चारों तरफ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी है ना, कुछ उसके पास मास है और कुछ रेडियस है यहाँ पे, है ना, ये रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे। अब बताइए, जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो यहां एंगुलर मोमेंटम कुछ होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, है ना, ध्यान रखिएगा, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अदरवाइज अगर एंगुलर मोमेंटम का देखोगे डेफिनेशन वाइज तो वो होता है R क्रॉस F। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? mvr, ठीक है ना, mvr, ये एंगुलर मोमेंटम L, ठीक है। उन्होंने बोला कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ the angular momentum of the electron is integral multiple of h by 2 pi। h by 2 pi को बहुत लोग h क्रॉस भी बोलते हैं, h कट भी बोलते हैं, है ना। तो अब क्या हुआ, इससे क्या पता लगा आपको? देखिए थोड़ा सा, तो इससे पता ये लगा कि जो mvr है वो nh by 2 pi हो गया। क्या हो गया? इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? nh by 2 pi। ये इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब हुआ nh by 2 pi। मतलब ये हो गया यहाँ पे कि mvr इज इक्वल टू nh by 2 pi, है ना। जहां पे वेयर m क्या है? यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। b क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। r क्या है आपका? रेडियस ऑफ ऑर्बिट,
n क्या है, n कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है बेसिकली, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है आपका, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आप रटे हुए हैं एकदम 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना। बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं इस पे। पाई तो जानते ही हो 3.14, है ना। h/2 यहाँ पे जो है उसको हम h क्रॉस भी बोल सकते हैं या h कट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ऐसे बोलेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं MBR = NH क्रॉस, ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। तो इन्होंने बोला कि ये इनका पोस्टुलेट था, ये, है ना, इसका कोई प्रूफ नहीं है अदरवाइज, लेकिन ये पोस्टुलेट उन्होंने बोला, ठीक है। अब ये पोस्टुलेट आया कहाँ से, ये तो हम लोग बाद में देखेंगे भाई, है ना। ये पोस्टुलेट कहाँ से आया वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान रखिए ये पोस्टुलेट उन्होंने दिया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, वो NH क्रॉस के बराबर होता है। जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH क्रॉस के बराबर होता है, ये बोल दिया उन्होंने। अब देखिए जब ऐसा बोला तो अब इससे हमको फायदा क्या मिला, है ना। इससे मेरे को फायदा क्या मिल गया, इससे फायदा ये मिल गया मेरे को कि इससे फायदा ये मिला कि अब मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये ध्यान रखिए एकदम, MBR = NH/2π, ये फॉर्मूला, ये पहला फॉर्म। अब बहुत बार क्वेश्चन पूछता है लोग, है ना, ऐसे करके कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, बहुत बार लोग ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि MBR दिया हुआ है कि ये नंबर ही होना जरूरी है, ऐसा नहीं है जरूरत, है ना। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन दे देगा 1.5 h/π ऐसा, और पूछेगा n का वैल्यू कितना है ना, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। तो आप ध्यान रखिए आपको क्या करना है, आपको सेटिस्फाई करवाना है इसमें। तो आप बोलेगा MBR तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं h/π। अब h/2π को निकाल लो तो 3h/2π आ जाएगा, और NH/2π था, है ना। तो n कितने के बराबर हो गया, 3। मतलब ये जो है ये थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। तो आपको ऑर्बिट निकालने भी आना चाहिए, है ना, ऑर्बिट निकालने भी आना चाहिए, किस ऑर्बिट की बात हो रही है ना, वो भी आना चाहिए आपको। जैसे हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, है ना। कुछ और एग्जांपल्स में देखता हूं तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे बताइए ये न्यूक्लियस है आपका, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, ऐसे करके मैं दे रहा हूं, और बहुत सारा ऑर्बिट। तो यहां पे बताओ L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 h/2π, ऐसा होगा। यहां पे L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 h/2π, या 2 से 2 कैंसिल करके h/π भी लिख सकते हैं इसको, है ना। यहां पे बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, L 3h/2π, है ना, या इसको L 1.5 h/2π भी लिख सकते हैं, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, L = क्या हो जाएगा 4h/2π, या इससे मैं काट दूं तो क्या हो जाएगा 2h/π भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारा अलग वैल्यू भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, इस पे सेटिस्फाई करवा के आप नंबर ऑफ ऑर्बिट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये तो हुआ एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π, h क्रॉस, है ना, ये आपने देखा। उसके अलावा इन्होंने बोला कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है ना। चौथा पोस्टुलेट देखिए, रिवॉल्व करता है मेरा इलेक्ट्रॉन, वो रिवॉल्व करता है कैसे, ऐसे करके, है ना। तो इन्होंने बोला कि ये जो है ये पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है, और ये तीसरा एनर्जी लेवल है, ऐसे करके इन्होंने बहुत सारा बात बोला, है ना। पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, ऐसे करके उन्होंने बोला कि हो सकता है चौथा एनर्जी लेवल। उन्होंने 4 एनर्जी लेवल की बेसिकली बात की थी, क्योंकि 4 एनर्जी लेवल में आपका जो है कैल्शियम तक पहुंच जाता है ना। तो ये चौथा एनर्जी लेवल। तो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे n मान ले रहा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो होता है 2n²। इसको बोलते हैं बोर्स-बरी स्कीम। क्या बोलते हैं, बोर्स-बरी स्कीम, है ना। तो बताओ इसमें कितना मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है पहले ऑर्बिट में, तो निकाल लो फटाफट। 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2, मतलब इसमें बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इसमें नहीं घूम सकता, है ना। दूसरे में आओ तो दूसरे में निकाल लो भाई, कैसे, 2 × 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन,
4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। तीसरे में देख लीजिए, तीसरे में उस तरह से कितना 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना 18 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, बना लीजिए 18 इलेक्ट्रॉन। उस तरह से चौथे में 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना 32 इलेक्ट्रॉन घूम सकता है ना। तो इसमें बेसिकली 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और उन्होंने बोला कि जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तब इसमें जाएगा, है ना, बढ़ेगा 8 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें भर जाएगा तब इसमें जाएगा, फिर इसमें भर जाएगा तब इसमें जाएगा, है ना। तो इनका था। पांचवा पॉइंट देखिए, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, है ना। पांचवा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिख सकते हैं। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपका पहला जेड, पहला जो एटॉमिक नंबर है, पहला एटॉमिक नंबर, उसमें क्या आता है आपका हाइड्रोजन आता है। क्या आता है बाबू? हाइड्रोजन, सिंबल H, है ना। जितना एटॉमिक नंबर रहेगा, पहले बात तो याद रखिएगा, जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाया जाता है और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। ये तो आपको पता होगा, है ना। 9th क्लास का चीज छोटा सा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, छोटा सा एकदम 9th क्लास का। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है ना। तो इससे फायदा क्या हुआ मेरे को? तो इससे फायदा ये होता है कि अगर पहला एटॉमिक नंबर उसका 1 है, इसका मतलब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? K सेल है, L सेल है, M सेल है, N सेल है। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है ना। ये कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 8, ये 18 रख सकता है और ये 32 रख सकता है। तो मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो भाई K में ही अटक गया मेरा, तो खत्म हो गया इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1 आ जाएगा, है ना। बनाना है तो बना लीजिए। ये तो पहले ऑर्बिट में ही रह गया और पहले ऑर्बिट में ही इसका एक इलेक्ट्रॉन, है ना। अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा? इसके लिए तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसका पहला ऑर्बिट ही है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। चलिए ये हो गया 1, है ना, काम खत्म, है ना। आगे देखिए, ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी में अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या बन जाएगा? ये H+ बन जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें ले आते हो और कहीं से, तो वो क्या बन जाएगा? H-, यहीं से बनता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। अदरवाइज अभी तो फिलहाल देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, जब Z2 हो जाए जैसे हीलियम, तो अब डायरेक्ट देखेंगे। तो हीलियम जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? KLMN2 हो जाएगा, है ना। 2 में भर गया, ये काम खत्म। अब बताओ Ze, अब बताओ ये पहला ऑर्बिट में ही है और ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल, ये क्या हो गया? फुलफिल्ड हो गया ना। ये फुलफिल्ड होता है, इसी को इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस, है ना। इनर्ट गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस, है ना। ये तुम्हारा इनर्ट गैस हो गया, या इसी को नोबल गैस बोलते हैं, है ना। नोबल गैस बोलते हैं, है ना, नोबल गैस, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था पहले ऑर्बिट में और दोनों क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। तो बेसिकली क्या हो गया है आपका कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिएगा तो कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखते हैं आगे। एटॉमिक नंबर जब 3 हो, है ना, तो एटॉमिक नंबर जब 3 होगा तो उसमें क्या आएगा? लिथियम, है ना, है ना, लिथियम आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेगा तो कितना आ जाएगा बाबू? KLMN, है ना। वैसे ही 2 और फिर 1 इसमें चला जाएगा, है ना। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, है ना।
ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना देता हूँ, है ना, एक मैं लिस्ट बना देता हूँ जिसमें मैं सारा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी भी, जनरली जो वैलेंसी जो पूछ सकता है आपसे, मैं बता देता हूँ आपको। चलिए उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर ले रहे हैं, है ना, यहाँ एलिमेंट नेम, सिंबल, यहाँ पे मैं सिंबल ले रहा हूँ, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट नेम, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और फिर वैलेंसी ले लेते हैं, ऐसा कुछ। चलिए फटाफट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 8, 9, 10, 10 तक करते हैं सिर्फ, फिर वैसे 20 तक कर लेंगे, है ना। तो उसमें आता है पहले हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आएगा फ्लोरीन और फिर आएगा नियॉन। देख लीजिए, हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F और नियॉन का Ne, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन निकालेगा, इसका क्या आएगा 1, इसका 2, इसका 2,1, 1 मतलब K में 2 और L में 1, फिर वैसे ही 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। अब ये फुलफिल्ड हो गया। देखो ये पहला ऑर्बिट फुलफिल्ड हुआ था, लेकिन यहाँ पे पहला भी फुलफिल्ड है, दूसरा भी फुलफिल्ड है, तो ये भी नोबल गैस में आएगा, है ना, ये भी नोबल गैस हो गया, ये भी नोबल गैस हो गया तुम्हारा हीलियम, और नियॉन भी तुम्हारा क्या हो गया, नोबल गैस हो गया, है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसका कितना 1, 2, 3, लास्ट वाला देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। अब सिंपल सा देखिए वैलेंसी कैसे निकालते हैं इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए अगर इन दोनों का वैलेंसी अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, इसका वैलेंसी अगर निकालेगा तो सिंपल सा +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ये सब डुएट रूल फॉलो करता है, ये दोनों डुएट रूल फॉलो करता है, डुएट रूल फॉलो करता है ना, डुएट रूल, है ना। मतलब अब इसमें से निकालना है तो 2 - 2 ये क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी 0 हो जाएगा, ये डुएट रूल फॉलो करता है। लेकिन यहाँ से देखिए ये ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, ये सब जो है आपका ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। मतलब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 रहा, 3 रहा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 4 रहा, 5 रहा, 6 रहा, 7 रहा, 8 रहा, है ना, अगर 4 रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी वैलेंसी ही कहलाता है। अगले 5, 6, 7, 8 रहा, यहाँ 4 भी कर लीजिए, 5, 6, 7, 8 रहा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कैसे निकालिएगा आप, तो सिंपल सा याद रखिएगा, आपको करना क्या है, घटा देना है 8, है ना, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 को घटा देना है, ठीक है, ऐसा सिंपल सा करना है। तो बताइए 1 है तो अभी +1 कोई दिक्कत नहीं, +2, +3 कोई दिक्कत नहीं, 4 है तो उसमें प्लस मत लगाइएगा, 4 में शेयरिंग होता है ना, 5 है तो 5 में से 8 घटा दीजिएगा तो -3, -2 ये क्या हो जाएगा आपका -1 और ये क्या हो जाएगा 0, ऐसे करके देखिए सारा बैलेंस निकल गया, है ना। मतलब ये पता चलेगा लिथियम पे +1 चार्ज होता है ना, ऐसे करके सब पता चल गया वैलेंसी मेरे को, 2 मिनट में निकाल लिए। इस तरह से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 करके दिखाइए, 20 तक, है ना, 20 तक ही ये अवेलेबल, ये 20 तक ही बोर्ड्स मॉडल काम करता है अच्छे से, ये जो स्कीम में बता रहा हूँ, है ना। सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर आएगा कौन सा, सल्फर, फिर आएगा क्लोरीन,
फिर आएगा आर्गन, पोटेशियम और फिर आएगा कैल्शियम। ठीक है, सोडियम का क्या होता है सिंबल Na, ये सब एकदम याद रखना है। मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K और कैल्शियम Ca। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है तो इसका कितना होगा 281, 282, सब 9th क्लास में पढ़े होगा, मैं बस रिवीजन करवा रहा हूँ। 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289 और फिर देखो ऐसा होता ना कि 289 नहीं कर सकते, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन है, यहाँ पे हो जाता है 28, अभी भरा नहीं है, 18 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है लेकिन 82 क्यों होता है यह मैं आगे बताऊंगा आपको जब मैं क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा आपको, है ना। 2881 और 2882, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसका तो वैलेंसी 1 2, यहाँ पे 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8 1 2। अब देखिए अब सारा इसमें डुएट रूल किसी का नहीं है, सब यहाँ पे अब क्या कर रहा है ऑक्टेट रूल ही फॉलो कर रहा है। तो इसका तो 1 था तो सिंपल सा कर लीजिए फटाफट, ये +1 +2 +3 4, अभी +4 नहीं होगा, बताया ना 4 में +4 नहीं लगेगा। फिर 5 -3 -2 -1 0, देखो ये भी नोबल गैस है, फुलफिल्ड है ना पूरा, ये भी नोबल गैस में आता है, जिसका वैलेंसी 0 वो नोबल गैस में आएगा। तो आर्गन भी आपका नोबल गैस है। उस तरह से यहाँ पे +1 और +2, तो मैंने सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वोल्सबरी स्कीम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखा दिया। तो ये था, ये मेरा कौन सा पॉइंट था मैं भूल गया, है ना, शायद 5वां पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट वो क्या है और वो कहता क्या है, ठीक है। तो अगला पॉइंट आप जानते हो, बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब पढ़े आपको तो पता चला अगला पॉइंट कि जब भी कोई, है ना, जब भी कोई नीचे इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई फर्स्ट ऑर्बिट से अगर थर्ड ऑर्बिट तक जा रहा है, नीचे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जा रहा है, तो क्या करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करता है, और जब कोई हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आता है तो क्या करता है इमिशन ऑफ एनर्जी करता है। तो ये इनका छठा पॉइंट है ना, छठा है पांचवा ऐसा पता नहीं, है ना। तो चलिए लिखते हैं कि जैसे मान लो कोई एटम और ये न्यूक्लियस है उसका और ये ऑर्बिट्स है ना। अब देखिए कोई मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और ये ऊपर जा रहा है, मतलब हमेशा नीचे से ऊपर जा रहा है कोई में, तो ये क्या करेगा एब्जॉर्प्शन करेगा, क्या करेगा एब्जॉर्प्शन करेगा, है ना। और वही में मैंने बताया था आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, मैंने पहले ये चीज़ बता दिया था आपको, कोई अपर एनर्जी लेवल है वो अगर नीचे आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे करके, तो वो क्या करता है इमिशन करता है, इमिशन ऑफ एनर्जी करता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, है ना। तो बहुत सारा पोस्टुलेट आपने बोर्स मॉडल में देखा, बोर्स मॉडल कैसे इलेक्ट्रॉन से एकोमोडेट करता है, ये सारा आपको पता चल गया। लेकिन कुछ और एडवांस पढ़ना है हम लोग को, ये तो 9th क्लास का बेसिक सा था, इसमें अगर टीचर थोड़ा सा आपको एडवांस पढ़ाते तो ये सब पढ़ा देते हैं, है ना। तो चलिए हम अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल। आज हम लोग को जो बात करनी है वो है कैलकुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल, है ना, कैलकुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल का कैलकुलेशन क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियस ऑफ द एटम। सबसे पहला कैलकुलेशन है रेडियस ऑफ द एटम, इसका कैलकुलेशन करना है हम लोग को, है ना, आर, रेडियस ऑफ द एटम। अब सिंपल सा है, एक चीज ध्यान से देखो, अगर ये न्यूक्लियस है ना और ये तुम्हारा सिस्टम है ना, और हम बोर्स मॉडल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ हम चाह रहे हैं कि मेरा मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना, ये हम सारा कैलकुलेशन मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए कर रहे हैं, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, है ना। मतलब या तो हाइड्रोजन है या हीलियम प्लस है या लिथियम प्लस प्लस है, मतलब हम चाहते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एक ही ऑर्बिट, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए यहाँ पे, इसका कुछ मास होगा m, है ना, m मास होगा, कुछ वही वेलोसिटी से घूम रहा होगा ये, और ये बताइए ये रेडियस है इसका, है ना, r। हमको ये कैलकुलेट करना है, ये r कितना होगा, है ना, ये r कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे,
वो देखना है। चलिए हम आपको डेरिवेशन थोड़ा सिखाते हैं, कैसे डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप जानते हो, थोड़ा सा अगर दिमाग थोड़ा सा आप डेवलप किया होगा थोड़ा सा पढ़ने पे, तो आप जानते होंगे इधर की तरफ जो फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद कीजिए रदरफोर्ड, तो मैंने क्या बताया था, वो लगता है mv²/r, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, तो वो लगता है 1/4πε0, है ना, जेड ई, एक चार जेड ई है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है ई डिवाइडेड बाई r², ये लगता है। अब जब इलेक्ट्रॉन को स्टेबल रहना है फॉर इक्विलिब्रियम, अगर उसको इक्विलिब्रियम में रहना है ना, तो क्या करना होगा, उसको ट्रैक पे रहना है, इलेक्ट्रॉन को गिरना नहीं है, तो क्या करना होगा, जो फोर्स है दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब ये बराबर होना चाहिए 4πε0 JD²/r² इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, mv²/r के बराबर होना चाहिए। ये r देखो यहां से कट गया, ये ऐसे, है ना। अब बताओ मेरे को, तो यहां से क्या हो गया, ये mv² जो हो गया उधर वाला, ये किसके बराबर हो गया, JD² डिवाइडेड बाई 4πε0 r के बराबर हो गया। हम अपने मन से हाफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाफ mv² किसके बराबर हो गया, JD² डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू r, और 2 और मल्टीप्लाई होगा नीचे, यहाँ भी हाफ मल्टीप्लाई करोगे ना। तो बताओ यहाँ से एक इक्वेशन क्या निकल के आया, वो देखिए ध्यान से। एक इक्वेशन निकल के आया कि जो काइनेटिक एनर्जी आ गया वो आ गया JD² डिवाइडेड बाई 8πε0 इंटू r, ऐसा आ गया। आया, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करो, थोड़ा सा मॉडिफाई करो, या इसी को मॉडिफाई करो, छोड़ो इसको छोड़ो, ये तो काइनेटिक एनर्जी मैंने बता रखा था, इसको मॉडिफाई करो। ये mv² है बाबू आपका, ये r को वहां मैं ले जाता हूँ r, तो ये क्या हो जाएगा, JD² डिवाइडेड बाई 4πε0 r, ऐसा होगा। JD² बाई 4πε0 होगा कि नहीं होगा, अब देखिए ये फॉर्मूला आ गया आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, 4πε0, ये याद रखिएगा। ये इसको मैं दूसरा इक्वेशन करता हूँ, पहला इक्वेशन याद है ना, mvr इक्वल टू nh/2π, और ये इक्वेशन याद रखें। अब देखिए, ध्यान से देखिए, आराम से। आपके पास पहला इक्वेशन क्या था, फ्रॉम 1 and 2, तो पहला इक्वेशन आपका क्या था, mvr इज इक्वल टू nh/2π होता है ना, ये था पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या निकल गया, है ना, वो आया mv²r इज इक्वल टू होता है JD² डिवाइडेड बाई 4πε0, ये पहला एंड दूसरा। हम क्या कर रहे हैं, पहले के स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग 1, जब स्क्वायर करेंगे तो mvr का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, nh/2π का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब करोगे तो क्या आएगा, देखो तो m² v² r² इज इक्वल टू n² h² डिवाइडेड बाई 4π² आएगा ना ऐसा। अब बताइए, सिंपल सा एकदम, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो, और ये आपका पहला था और ये दूसरा था, ये तो पता ही है। चलो अब क्या करो, सिंपल सा एकदम, ये लिख लिया आपने, लिख लीजिए पॉज करके, है ना। अब जो आपका आया है वहां पे ध्यान देखिए, हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम, हम तीसरे वाले को डिवाइड कर रहे हैं दूसरे वाले से, है ना, ऐसा। तो बताओ, यहां था m² v² r², और दूसरा वाला क्या था, mv²r, है ना। m² v² r² का क्या है यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, n² h² डिवाइडेड बाई 4π², और mv²r क्या आया है तो वो देख लीजिए, z e² और 4πε0, देखिए भाई ये आया। यहाँ से m से एक m कटा, v² से v² कैंसिल, r से एक r कटा, तो यहाँ पे बच गया क्या, mr इज इक्वल टू, ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल, तो ये बच गया n² h² ε0 डिवाइडेड बाई पाई z इंटू e², ऐसा बचा। अब यहाँ से सिर्फ r निकालिए तो r क्या आ जाएगा, देखिए n² h² ε0 डिवाइडेड बाई zm पाई e², ये आपका रेडियस निकल गया, है ना, रेडियस निकल गया। बड़ा आसान तो नहीं है, है ना, मैंने बोला ही चैप्टर ही बहुत
सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है, तो इसका रीज़न है ना, रीज़न है कि ये। अब देखिए इसका आसान सा मेथड आपको हम बताते हैं। आपको मैं डिराइव करना तो सिखा दिया कि, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप उसको रिजल्ट को याद भी रख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखो, जो कांस्टेंट है उसको एक साथ करो, एच कांस्टेंट एक साथ, एप्सिलॉन नॉट, एम का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, ई स्क्वायर वैल्यू पता है। पता क्या नहीं है? एन नहीं पता है और जेड नहीं पता है। ये तो चेंज करेगा ना अलग अलग। सब पता है मेरे को। एच का वैल्यू पता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना। एप्सिलॉन नॉट पता है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। एक मिनट हमको देखने दीजिए। नहीं, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए एप्सिलॉन का एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.10⁻31 kg, है ना। पाई पता है 3.14, ई पता है 1.6 × 10⁻19। तो जैसे ही रखिएगा ना तो आर कितना आ जाएगा, देखिए आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर रखते हैं 6.6 × 10⁻34 एच स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट है 8.85 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई एम है 9.10⁻31 3.14 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर और इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यह आ जाएगा लगभग 0.53 एंगस्ट्रन के बराबर। एंगस्ट्रन क्या होता है पता है ना, 10⁻10 मीटर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये देखिए ये वैल्यू आ गया छोटा सा, है ना। इसको बहुत लोग ऐसे लिखते हैं आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। इसको बोर रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बोर रेडियस। बोर रेडियस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बोर रेडियस? क्योंकि ये हाइड्रोजन का रेडियस है ना, हाइड्रोजन का रेडियस है ना। क्यों बोर रेडियस क्या होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म तो वहां से निकल के आ रहा है आर नॉट। आर नॉट को देखना है, आर नॉट पढ़ते हैं उसका, आर नॉट, है ना। तो आर नॉट को बोर रेडियस बोलते हैं। अब ये बोर रेडियस क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए क्योंकि ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम है ना। क्योंकि जब जैसे ही तुम पहला ऑर्बिट की बात करोगे, पहले ऑर्बिट की बात करोगे, एटॉमिक नंबर 1 की बात करोगे, है ना भाई। पहले ऑर्बिट एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तुम। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, पहले ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो रेडियस है ये आर नॉट कहलाता है, ठीक है। तो जैसे ही तुम पुट करोगे Z1 N1 तो क्या होगा देखो तो, R इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रन इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है ना। तो R किसके बराबर आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रन इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। तो ये आर नॉट कितने के बराबर आ गया देखो तो, 0.53 एंगस्ट्रन के बराबर आ गया, है ना। तो ये जो कहलाता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोर रेडियस। 0.53 एंगस्ट्रन को क्या बोलते हैं, बोर रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से रेडियस, अब ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है रेडियस, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक ऑर्बिट पे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट, और किस पे डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। चलिए उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। मतलब यहां से पता चला कि जो रेडियस है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड, है ना, एन स्क्वायर बाई जेड। मान लो हमको ग्राफ लेना है, अब ग्राफ की बात करते हैं। पहला ग्राफ देखते हैं भाई, ये आर है और ये एन है ना, आर है एन, ये ग्राफ चाहिए मेरे को। कैसे ग्राफ लोगे, तो ये ऐसा होगा पैराबोलिक। आपको पता है सब, मैंने सब बता रखा है आपको। जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है तो किधर की तरफ होता है, झुकता है, जिधर पावर 1 होता है, तो इधर की तरफ पैराबोलिक फंक्शन। ये तो पैराबोलिक फंक्शन दिख रहा है आपको, क्योंकि n जो है आपका वो x है और y जो है वो क्या है, r है, ठीक है ना। तो ऐसा होगा कुछ, और यहाँ पे z कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि इसका ग्राफ बना के दिखाइए, है ना, r और z का, तो देख रहे हो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/z है, तो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सिंपल सा एकदम ग्राफ्स। आप सब ग्राफ जानते हो, अगर पहले से पढ़ रहे हो तो अब पीछे तब पढ़ना होगा आपको, आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते हैं इस चीज़ों को।
आप पिछले लेक्चर्स जो 13 लेक्चर्स हो चुके हैं उसको आप उससे आपको सीखना होगा कुछ, तभी आप रिदम में आ पाओगे, तब बना पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। बहुत बार ऐसे नहीं देगा, है ना, बहुत बार ऐसे नहीं देके कुछ ऐसा पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है, और वो कुछ ऐसे पूछ देता है लॉग आर बाई आर नॉट ऐसे करके, आर नॉट समझ रहे हो ना, बोर रेडियस आर ऐसे दे दिया, और ठीक है ऐसे करके दे दिया एग्जाम में, और यहाँ पे दे दिया आपको लॉग एन ऐसे करके दे दी, कुछ भी, है ना, लॉग एन दे दिया। अब प्रॉब्लम ये है इसका ग्राफ कैसा होगा, तो सिंपल सा है, आपका फॉर्मूला होता है आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड होता है ना, एन स्क्वायर बाई जेड होता है, और यहाँ पे जेड आपका 1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आर आर नॉट इंटू एन स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, लॉग लगा दो, तो ये आर बाई आर नॉट ऐसे लेके एन स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, जैसे ही लॉग लगाओगे तो आर बाई आर नॉट और लॉग एन स्क्वायर होगा ऐसा। ध्यान रखना जब भी लॉग, ये बेस होता है और ये पावर होता है, लॉग में ये बेस होता है और ये पावर होता है ना, और जब पावर का कोई पावर होता है ना तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, किस में चला जाता है बाबू, मल्टीप्लाई में चला जाता है। एक बेसिक सा मैं चीज़ बता रहा हूँ, है ना, तो ये तो लॉग आपका आर बाई आर नॉट था ही, ये पावर में ये मल्टीप्लाई में चला गया लॉग एन, तो बताओ ये तो आपका वाई एक्सिस हो गया, ये 2 और ये एक्स एक्सिस, तो कैसा होगा ग्राफ, सीधा ना, और स्लोप कैसा आया, स्लोप आया 2, देख रहे हो स्लोप कितना है एम एक्स, वाई इजिकल टू एम एक्स, याद है ना, 2 आया स्लोप। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन ना करके ऐसे भी एरिया पूछ देता है बहुत बार, तो एरिया तो आपको पता ही है, एरिया ऑफ द एटम पूछ दिया, रेडियस ऑफ द एटम अगर पता है तो एरिया ऑफ द एटम निकालना कोई बड़ा चीज तो है नहीं, एरिया ऑफ द एटम, है ना, है ना, एरिया ऑफ द एटम, तो एरिया कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर, पाई आर का मतलब क्या हुआ आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये होता है ना का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पाई आर नॉट स्क्वायर एन टू द पावर 4 और जेड टू द स्क्वायर, ऐसा होगा। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, है ना, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, ये भी एक एरिया है। आर नॉट के स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर नॉट के स्क्वायर को बोर, है ना, बोर एरिया, है ना, और एन टू द पावर 4 और जेड स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा एरिया, बस स्क्वायरिंग हो जाता है। तो जो एरिया होता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर 4 और जेड स्क्वायर होता है, सिंपल से याद रखिए ऐसे, है ना, बड़ा सिंपल सा है रेडियस कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आपने रिजल्ट क्या निकाला यहाँ से, बोर रेडियस, जो आप रेडियस ऑफ द एटम निकाल रहे थे, रिजल्ट क्या निकाला, तो रिजल्ट बड़ा सिंपल सा आपने निकाला, रिजल्ट देखते हैं, है ना, रिजल्ट, तो आपने बड़ा सिंपल सा रिजल्ट निकाला, और वो क्या रिजल्ट था बाबू, तो वो रिजल्ट था कि जो रेडियस होता है वो होता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई जेड एम पाई ई स्क्वायर। जिनको अगर अच्छे से पढ़ना है एग्ज़ाम में, ये इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में क्वेश्चन पूछेगा इससे, लेकिन जिनको नीट देना है वो डायरेक्ट ये याद रखें, और बोर्ड के क्वेश्चन बनाने के लिए तो सिंपल सा ये आप अगर याद रखते हो आप तो बड़ा आसान है, और इसका रेशियो याद रखना है किस पे डिपेंड करता है, एन स्क्वायर बाई जेड पे डिपेंड करता है, ऐसे करके बड़ा सिंपल सा है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा इससे, है ना, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछ दिया कि बताइए रेशियो R1H इज टू R2H, ऐसे करके रेशियो क्या होगा, R1H R2H का मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोजन है मतलब Z1 है, और ये पहला ऑर्बिट मतलब N1 है ना, इसका भी Z1 है, और ये दूसरा ऑर्बिट N2 R2H है ना, तो N2 की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड होता है ना, तो R1 डिवाइडेड बाई R2 अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, N1 N2 का होल स्क्वायर और इंटू Z2 बाई Z1 होगा, ऐसा होगा ना, ये ना होगा, बिल्कुल। तो अब बात कीजिए R1 आपका कितना है भाई, तो R1 और R2 का रेशियो ही तो निकालना है, N1 कितना है आपका 1, N2 कितना है 2 का होल स्क्वायर, और Z2 कितना है आपका 1/1। तो देखिए यहाँ से R1/R2 कितना आ जाएगा बाबू, 1:4 या 1/4, तो R1:R2 कितना आ जाएगा आपका 1:4, ठीक है, बड़ा आसान से। अब डायरेक्ट बनाना सीखिए थोड़ा सा।
जिससे मान लिए वो क्वेश्चन आपसे नहीं किया, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है ना, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, तो कैसे बनाओगे? ऐसे क्वेश्चन नहीं किया आपसे, आपसे ऐसे पूछ रहा है कि नहीं मेरे को वो मत बताओ, मेरे को ऐसे बताओ कि ये R1H है, R2H है और R3H है, अब क्या होगा? तो सिंपल सा तुम बोलोगे पहला ऑर्बिट 1 स्क्वायर बाई 1 इज टू, 2 स्क्वायर बाई 1 इज टू, 3 स्क्वायर बाई 1, और देखो ये 1 इज टू 4 इज टू क्या हो गया 9, रेशियो आराम से निकल जाएगा फटाफट, है ना। मान लो ये R1H दे दिया आपको, ये R2 हीलियम प्लस दे दिया आपको, है ना, और ये R3 लिथियम प्लस प्लस दे दिया आपको, है ना, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑर्बिट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन है तो 1, ये दूसरा ऑर्बिट का स्क्वायर हीलियम है तो क्या हो जाएगा 2, ये तीसरा ऑर्बिट का स्क्वायर लिथियम है तो क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर 3, आप निकालो 1 बाई 1 इज टू, 4 बाई 2 इज टू, 9 बाई 3, काटो 1, ये कट गया 2 बार में, कट गया 3 बार में, तो देखो रेशियो क्या आ गया 1:2:3। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आप क्वेश्चन से बनाइए खूब सारा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगला जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो रेडियस तो आपने देख लिया, रेडियस आपने देख लिया, क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो आपने देख लिया। अगला है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैं वेलोसिटी बता देता हूँ फटाफट, देखिए वेलोसिटी कैसे। तो अभी आपका जो है ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, ये रेडियस है, ये v है और ये m, ऐसे करके मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है। अभी आपके पास रिजल्ट क्या था? mvr इजिकल टू NH/2π, ये पहला रिजल्ट था, है ना। और दूसरा रिजल्ट आपने निकाला था mv स्क्वायर r इजिकल टू JD स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 आपने निकाला था, है ना, ये दूसरा रिजल्ट निकाला था। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? सिंपली फ्रॉम 2/1 मैं कर देता हूँ, दूसरे को पहले से डिवाइड कर देता हूँ। बताओ तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर r डिवाइडेड बाई mvr, mv स्क्वायर r तो JD स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू mvr है तो NH/2π। अब देखो क्या होगा, सिंपल सा, m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, b से v कैंसिल हो गया यहाँ पे, है ना। ये 2π से ये 2 खत्म, है ना। तो अब क्या बच गया यहाँ पे देखिए, तो अब जब ऐसे किया आपने तो क्या बच गया वहां पे? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ गया देखिए, तो JD स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ε0 NH, 2NH ε0, ऐसा कुछ बचा। कुछ कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालिए, तो E कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए E स्क्वायर, H 2H ε0 कांस्टेंट है, तो इधर क्या बच गया Z/n। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो मैं डायरेक्ट, मेरे को रिजल्ट याद है, मीटर पर सेकंड में आएगा, 10⁶ मीटर पर सेकंड इंटू Z/n, ये आ गया आपका वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आ गया आपका, है ना। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, आपको Z पता है ना, Z आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। जैसे सब किए हो वैसे ही ये आपका ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट, ठीक है। आप मीटर नहीं है, सेंटीमीटर में आएगा तो सिंपल सा है, सेंटीमीटर में अगर करोगे तो क्या आएगा 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू Z/n, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वेलोसिटी का हो गया, है ना। अब वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? देखिए भाई, पॉज करके लिख लीजिएगा, वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है आपके किस पे, वो ध्यान दीजिए। तो वेलोसिटी आपका डिपेंड कर रहा है Z/n पे। जो वेलोसिटी है आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n, है ना। तो ग्राफ पूछ सकता है इस पे, सिंपल सा। तो ये वेलोसिटी है आपका और ये Z है, कैसा ग्राफ? सीधा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल। दूसरा ग्राफ ऐसे पूछ सकता है, ये वेलोसिटी है आपका और ये n है, कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z होगा, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n होगा, है ना। उस तरह से क्वेश्चन रेशियो वाला कुछ पूछ सकता है आपसे, कुछ रेशियो का क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल सा। तो रेशियो का क्वेश्चन पूछेगा तो आप माहिर है बनाने में, एकदम आसान। जैसे पूछ दिया V1H इज टू V2H और इज टू V3H, ऐसे करके पूछ दिया, तो आप तो सिंपल सा जानते हो भाई, Z/n है, तो Z इसका कितना है 1/1 इज टू 1/2 इज टू 1/3, देखो ये रेशियो आ गया, है ना।
तीसरा ऑर्बिट है ना, z/n तीसरा ऑर्बिट। तो ऐसे में इस क्वेश्चन में क्या करोगे, वो ऐसे नहीं लिखोगे रेशियो, क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। 3 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है ना। 1 2 3 का एलसीएम कितना, 6, तो 1 6 is to 3 जा और ये 2 जा, इसको मिटा देना, ये रेशियो आ जाएगा, 6:3:2 रेशियो आ जाएगा, है ना। एलसीएम लेके मिटा देना, ये आराम से निकाल सकते हो सकता है B1H V2 हीलियम प्लस पूछ दे, है ना, या V3 लिथियम प्लस प्लस पूछ दे, ऐसे करके। तो बताओ इसका Z/n, Z इसका 2/2 और ये 3/3 कट के क्या हो जाएगा, 1:1:1। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बोर्ड्स मॉडल इतना ही, खत्म नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बोर्ड्स मॉडल आपका बिल्कुल नहीं खत्म हुआ है, अभी आपको हम करंट निकालना सिखाएंगे। जेड और एन पे डिपेंडेंसी, करंट का, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, सारा से रिलेट करके दिखाएंगे। तो एक लेक्चर और है ना, 15वां लेक्चर भी जो होगा आपका वो बोर्ड्स मॉडल ही होगा, उसमें बोर्ड्स मॉडल खत्म हो जाएगा और 16वां लेक्चर में हम क्वेश्चन करवा देंगे आपको। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आप ऐप पे जाइए, है ना, आप मेडॉक एडुजर्व के ऐप पे जाइए, आप मेडॉक एडुजर्व के ऐप पे जाइए। अभी तो आपका जो 14 है ना, लेक्चर जो 14 है वो तो अभी मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, है ना, लेकिन जो 15th लेक्चर होगा, ध्यान रखिए 15th लेक्चर वो मेडॉक एडुजर्व के ही ऐप पे मिलेगा, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आप बेसिकली ध्यान रखिएगा, अपने कलीग्स को बोलिए इसको फैलाए, है ना। 500 की बात है, 500 आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज है, जुलाई में आप फ्री में पढ़ सकते हो उससे, और अदरवाइज 1000 अगले मंथ से आपको तीनों सब्जेक्ट का देना होगा, जो कि बहुत नॉमिनल है ना। और उसके बाद जब आप यहाँ आइएगा पटना, लॉकडाउन ओवर हो जाएगा तो आप मैनेज हो जाएगा, है ना। तो बड़ा सिंपल सा है लॉजिक, है ना। तो अभी जिनको पढ़ना है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, वो अभी आप ना सिंपल सा एक नंबर पे कॉल कीजिए, है ना, इस नंबर पे कॉल कीजिए, ऑफिस में चला जाएगा ये कॉल, और आप बताइए कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ मेरे को, और उस पर सर बताएंगे प्रोसीजर, पैसा आपको देना होगा, कैसे देना है वो सर सब बताएंगे, और इससे आपको फायदा होगा, ठीक है।